हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिस फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने प्लेन मिरर और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्लेक्शन, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम बोर्ड टू एडवांस्ड, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर को डिस्कस करने वाले, क्योंकि प्लेन मिरर हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। हर एक टॉपिक को एडवांस्ड प्लस बोर्ड दोनों ही लेवल में जो भी टॉपिक्स है वो सब डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले हेडिंग देना बनता है बॉस, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, ओके। चलिए देखिए स्फेरिकल मिरर क्या आता है। स्फेरिकल मिरर के लिए सबसे पहले एक हम लोग क्या करेंगे, गोला लेंगे। ठीक है, एक स्फीयर लेंगे। what would we take sphere? सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्फीयर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया। इस स्फीयर का, ये एक स्फीयर है, ये क्या है, एक स्फीयर है। ठीक है, अब इस स्फीयर के पास ये कैसा है, ग्लास का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है, ग्लास। मतलब फुल्ली क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। कैसा है, ट्रांसपेरेंट। कैसा स्फीयर है, ट्रांसपेरेंट स्फीयर है। ठीक है, अब देखिए चूंकि इसके पास सेंटर है, क्योंकि आपको मालूम है सर्कल हो या स्फीयर हो उसके पास एक सेंटर होता है, तो उसमें जो सेंटर है इसका नाम क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेंटर ऑफ स्फीयर। क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब स्फीयर के पास कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, कोई बड़ी चीज नहीं समझ रहे, एकदम सिंपल है, डेली लाइफ कॉमन चीज। एक हमने गोला लिया, कैसा गोला, जैसे टेनिस बॉल या फुटबॉल, वो एक स्फीयर है। वैसा ही कुछ हम लोग ले लेंगे ग्लास का। कैसा ले लेंगे, ग्लास का। ठीक है, शीशा, फुल्ली ट्रांसपेरेंट। अब जब वो स्फीयर लेंगे तो उस स्फीयर के पास क्या होगा, सेंटर, तो हम क्या कहेंगे उसको, सेंटर ऑफ स्फीयर। फिर उसके बाद वो जो स्फीयर है वो ग्लास का, वो ट्रांसपेरेंट है, उसके उस स्फीयर के पास कुछ ना कुछ रेडियस होगा। क्या होगा, रेडियस, तो उसको क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, जब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास स्फीयर था, ये जो हमारे पास स्फीयर था, इस स्फीयर का क्या करेंगे कि कटिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, कटिंग। देखिए कैसे, ये हमने ये हिस्सा यहां कट किया, ये हिस्सा यहां कट किया। ठीक है, जब हमने यहां हिस्सा कट किया तो ये हमें अलग कैसा मिला, देखिए एक हमें ऐसा मिला, ये वाला हमें ऐसा मिला। ठीक है, ये दोनों हिस्सा हमने यहां ले लिया। अब क्या करते हैं कि एक में से, ठीक है, एक में क्या करेंगे कि इसके आउटर सरफेस को पेंट कर दे रहे हैं, इसके आउटर सरफेस को पेंट कर दे रहे हैं, आउटर सरफेस को पेंट कर दिया। ये पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, क्या है ये, पॉलिश्ड सरफेस। इसके अंदर के हिस्से को अंदर के हिस्से को पॉलिश कर दिया, तो इसका ये वाला हिस्सा क्या है, पॉलिश्ड, और इसका बाहर वाला ये हिस्सा और इसका ये हिस्सा, ये दोनों कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इतने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि एकदम बारीक चीज और एकदम जनरल चीज बता रहा हूं मैं आपको। डेली आपने 10th क्लास में या 8 में पढ़ा होगा, वही सब चीजें अभी। ठीक है, अब देखिए इसमें से इस वाले का नाम रखा गया कॉन्वेक्स, और इसको एक और नाम से जानते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग, ये मिरर है, मिरर। ठीक है, इस वाले का क्या नाम रखा गया, तो इस वाले का नाम रखा गया कॉनकेव
या कन्वर्जिंग मिरर। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो ये कनकेव मिरर बना कैसे, कन्वेक्स मिरर बना कैसे, इसके फॉर्मेशन को आप समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या लेना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लेनी है। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास मतलब ग्लास की एक स्फेयर लेनी है, उस स्फेयर को कटिंग कर देना है, दो तरह से साइड से कटिंग कर देना है। एक के अगर आप बाहरी हिस्से को पेंट कर दे, ऐसा मिला, इसके बाहरी हिस्से को पेंट कर दीजिए, अंदर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये कहलाएगा कनकेव। जैसे कि चम्मच, स्पून अगर आप ले तो स्पून का अंदरूनी हिस्सा क्या कहलाएगा, कनकेव। और अगर आप मान लीजिए ये जो स्फीयर से आप कटिंग करें उसके इंटरनल को पेंट कर दीजिए तो बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो स्पून का आउटर एरिया, ये चम्मच है ना, ये चम्मच है, इस चम्मच का अंदरूनी हिस्सा कॉनकेव और बाहरी हिस्सा कॉन्वेक्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। कैसा इलेबोरेशन है, देखिए यहां पर अगर ये और दूसरी तरफ क्या कर देता हूं मैं, हाँ सेम चीज कर देता हूं अगर, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मैंने कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों के, ठीक है, दोनों के बाहरी सरफेस को पेंट कर दिया, तो ये दोनों ही क्या हो गया, कॉनकेव। ये दोनों ही क्या हो गया, कॉनकेव। और इस दोनों के इंटरनल को पेंट कर दीजिए, तो ये दोनों क्या हो गया, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब यहां पर पहली चीज जो हमें समझना है वो ये समझना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, ये जो टुकड़ा हमें मिला है, अब देखिए कर्वेचर नाम समझिए, ये जो हमने ये पूरा क्या है, स्फीयर। इस स्फीयर में से जो हमने एक टुकड़ा निकाला है, इस टुकड़े को ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्वेचर कहते हैं, कार्वेचर। ये जो टुकड़ा हमें मिला है, ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्वेचर, कार्वेचर। ठीक है, इस टुकड़े को क्या कहते हैं हम लोग, कर्वेचर कहते हैं। अब ध्यान से देखें, इस कर्वेचर को अगर यहां नोट कर लें या यहां ड्रॉ कर लें, ठीक है, इस कर्वेचर को हमने ड्रॉ कर लिया यहां पर, ठीक है, और ये इसका आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जो सेंटर यहां है और जो सेंटर ऑफ स्फीयर था, वो सेंटर अब इसका भी तो हिस्सा है, चूंकि ये किसका हिस्सा है, ये जो कर्वेचर हमने निकाला है, ये कर्वेचर किसका हिस्सा है, इस स्फीयर का हिस्सा है। और इस स्फीयर के पास क्या है, सेंटर। तो जब इसके टुकड़े को निकालेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि ये सेंटर अलग हो जाएगा, सेंटर भी तो उसके पास होगा। तो ये सेंटर अगर हम यहां दिखाएं कि ये सेंटर है, तो जो पहले सेंटर ऑफ स्फीयर था तो उसमें से हमने एक कर्वेचर निकाल लिया, तो अब ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रही है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से आया, एक स्फीयर लिए, उस स्फीयर के पास रेडियस है, उस स्फीयर के पास सेंटर, उसी स्फीयर के एक छोटे से टुकड़े को हमने कटिंग करके अलग किया। जो टुकड़ा हमने कटिंग किया, उस टुकड़े को क्या कह रहे हैं हम लोग, कर्वेचर। किधर से पॉलिश करना है वो आपके ऊपर है, अंदर से कीजिएगा तो कन्वेक्स हो जाएगा, बाहर से कीजिएगा तो कॉनकेव हो जाएगा। तो लेकिन जो टुकड़ा हमें मिला, उस टुकड़े का नाम क्या है, कर्वेचर। तो वो टुकड़ा इस स्फीयर का हिस्सा था, इस स्फीयर के पास सेंटर है, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ स्फीयर। तो उस सेंटर को क्या कहेंगे, जो कर्वेचर के पास है, अब उस सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसके बाद देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ठीक है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले हम लोग एक चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने समझ लिया, तो यहां जो पॉइंट हम समझते जा रहे हैं उसको लिखते चलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला पॉइंट जो हम लोगों ने समझ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आप समझ गए, जो सेंटर, ये जो कर्वेचर जो स्फीयर का एक हिस्सा है, उस स्फीयर के पास एक सेंटर था जो कि सेंटर ऑफ स्फीयर था, लेकिन अब वो कर्वेचर है, उसका एक हिस्सा है, उस स्फीयर का एक हिस्सा है। तो चूंकि सेंटर स्फीयर का हिस्सा था, इस वजह से वो कर्वेचर भी क्या हो गया, सेंटर का, ये सेंटर भी कर्वेचर का हिस्सा, इस वजह से इसको क्या करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो क्या है, देखिए,
दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो ये है पोल। ठीक है, दूसरी चीज क्या है जो हमें समझनी है वो क्या है? पोल। तो पोल क्या होता है अब थोड़ा समझिए। जैसे यहां पर जो हमने एक मिरर लिया है, इस मिरर पर जो एक पॉइंट हम लेंगे, ठीक है, आप कहिएगा कि सर ये पॉइंट आप बीच वाली पॉइंट ले लीजिए सर। और क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लास से कि ये जो बीच वाली जो पॉइंट है ना, इसी को सर हम लोग पोल बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपके बात से सहमत हूं कि ये बीच वाली पॉइंट है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? पोल बोल रहे हैं। लेकिन एक बात आपको समझनी ये है कि ये जो पॉइंट है, ये पोल, ये पॉइंट एक्चुअली में कन्वीनियंट पॉइंट है। ये जो पोल, हम जिस पॉइंट को बोल रहे हैं, जिस पॉइंट का नाम पोल है, जो कि मिरर के ऊपर हमने लिया है, ये पॉइंट एक कन्वीनियंट पॉइंट है। कन्वीनियंट पॉइंट का मतलब क्या होता है सर? कन्वीनियंट पॉइंट कहने का मतलब यह है कि अपने कन्वीनियंट मतलब कि अपने आसानी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी सहूलियत के लिए हम मिरर पर एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पोल। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो पॉइंट हो वो मिरर का मिड पॉइंट ही हो, ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो हम पोल लेंगे, जो हम पॉइंट लेंगे, कन्वीनियंट पॉइंट लेंगे, विच इज टेकन बाय अस, जो किसके द्वारा लिया जा रहा है? हमारे द्वारा लिया जा रहा है, वो पॉइंट मिड पॉइंट ही हो मिरर का, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मोस्टली ज्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं? ज्यादातर केसेस में हम जो पॉइंट लेंगे वो मिड पॉइंट ही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो मिड ही हो, लेकिन अपने सहूलियत के लिए ज्यादा से ज्यादा केसेस में हम लोग मिड ही लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक तो आपने ये समझ लिया कि सर ये मिड पॉइंट है इसलिए इसको क्या करें? पोल। लेकिन अगर मिरर ऐसी हो और ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, ऑब्जेक्ट यहां है, तब आप पोल कहां लीजिएगा? तब आप पोल इस पर लेंगे, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप पोल कहिएगा, इस पर आप पोल ले सकते हैं। लेकिन यहां पर जब आप करेंगे तो आपको काम करने में, इससे आगे बढ़ने में परेशानी होगी। तो आप क्या कीजिएगा? पोल इस पॉइंट को यहां लीजिएगा, ये पॉइंट को आप पोल मानिएगा। तो क्या ये पॉइंट इस मिरर पर है? नहीं है इस मिरर पर। बात समझ में आ रही है? तो पोल इज नॉट ए मिड पॉइंट ऑफ मिरर कर्वेचर। ठीक है, पोल इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर। ये अगर आप दिमाग में रटे हुए तो इसे भूल जाइए। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पोल जो हो वो मिड पॉइंट हो। पोल की डिफिनेशन क्या है? इट इज द कन्वीनियंट पॉइंट विच इज टेकन बाय अस एंड मोस्टली इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर। बात समझ में आ रही है? पोल क्या है? एक कन्वीनियंट पॉइंट है जो हमारे द्वारा लिया जाता है कर्वेचर के ऊपर, मिरर के ऊपर। मोस्टली ज्यादातर हम लोग मिड पॉइंट ही लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हो कोई वो मिड पॉइंट ही हो। तो पोल क्या है ये समझ गए। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए और पोल समझ गए। अब हम लोग क्या समझेंगे? तो प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी चीज हमने समझ ली है। और तीसरा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाकर जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने किस चीज का? सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने समझ लिया, पोल समझ लिया। ठीक है, पोल समझ लिया है। पोल का डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल लेता हूं ताकि आप सुनकर जल्दी से नोट डाउन कर लें। ठीक है, पोल इट इज द कन्वीनियंट पॉइंट, it is the convenient point which is taken by us on the mirror, on the curvature, and mostly it is the mid point of the curvature। ठीक है, ये पोल हो गया। अब इसके बाद देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए, पोल समझ गए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन को ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो तीन चीजें हम लोगों ने समझ ली। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लिया, पोल समझ लिया और प्रिंसिपल एक्सिस समझ लिया। अब समझते हैं अपर्चर क्या होता है। कर्वेचर हमने समझ लिया है, अब समझेंगे अपर्चर क्या होता है। ठीक है, देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, जब आप जो मिरर कटिंग करेंगे, वो मिरर जैसे ये गोला था, इस गोला से जब आप ये मिरर को कटिंग करेंगे, इस हिस्से को अलग निकालेंगे, तो ये अलग हिस्सा आपको कैसा दिखेगा, देखिए ध्यान से। ये और ये आपका, बात समझ में आ रही है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सर्कल है, ये तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ये जो सर्कल है, इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस है, ये है स्मॉल आर। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है इसी को हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ अपर्चर। रेडियस ऑफ अपर्चर, इसको क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ अपर्चर। कौन सा है रेडियस ऑफ अपर्चर, स्मॉल आर। और यहां से ये जो हमने ये बड़ी वाली आर, जो बड़ा आर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो था, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ये जैसे कि ये जो था हमारा यहां से यहां, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो दो चीज, जब आप मिरर को कटिंग करेंगे तो मिरर एक थाली टाइप का मिलेगा, एक कटोरी टाइप का मिलेगा। उस कटोरी के पास दो सर्कल, एक सर्कल तो वो स्फीयर वाला हो जाएगा, एक सर्कल कैसा हो जाएगा, स्फीयर वाला, ऐसा वाला, ठीक है। जब आप कटोरी को कट करेंगे तो आप देखें तो एक उसकी पेंदी, जो पेंदी होता है, ये वाला हिस्सा, ये कर्वेचर है। और ये वाला जो सर्कल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपर्चर। ये वाला जो है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसका अगर हम नेमिंग करें तो ये है कर्वेचर, ये कर्वेचर है, ये, ठीक है, ये कर्वेचर है। ये जो कर्व है, ये कर्वनेस, क्या बोल सकते हैं इसको, कर्वनेस। कर्वनेस इज कर्वेचर। और ये जो है, ये वाला जो आर, ये जो सर्कल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले को क्या कहेंगे, ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहेंगे, अपर्चर। ये है अपर्चर। बात समझ में आ रही है। तो कर्वेचर, कर्वनेस और अपर्चर क्या बताएगा, तो अपर्चर आपको बताएगा साइज। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ अपर्चर क्या है, ये आप समझ गए। अब ध्यान से थोड़ा इसके ऊपर हम लोग और डिटेल में जानेंगे इसको, कि क्या क्या हम लोगों ने समझ लिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर है जो, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर उस स्फीयर का हिस्सा है जिस स्फीयर में से हमने कर्वेचर निकाला है, तो ये सेंटर भी उसके साथ चला गया, इस वजह से इसको क्या करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद क्या है, पोल। पोल क्या है, कन्वीनियंट पॉइंट है जो हम मिरर के कर्वेचर के ऊपर लेते हैं, मोस्टली ये मिड पॉइंट होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ, ये प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब आप, और रेडियस ऑफ अपर्चर क्या है, तो जब आप मिरर को कट करेंगे तो ये कुछ कटोरी टाइप का मिलेगा आपको। कटोरी का जो पेंदी होगा, ठीक है, उस पेंदी को कर्वेचर कहेंगे। और उसका जो टॉप वाला जो सर्कल होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अपर्चर कहेंगे। स्मॉल आर से अपर्चर को दिखा रहे हैं, कैपिटल आर से हम लोग किसको दिखा रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को दिखा रहे हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बताएगा, कर्वनेस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बताएगा, कर्वनेस, मतलब कि ये पेंदी कितना घूमा हुआ है। कोई भी मिरर का जो ये जो हिस्सा होगा, किसी भी मिरर का जो ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्वनेस और कर्वेचर। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, कर्वनेस और कर्वेचर। और अपर्चर कौन हो जाएगा, तो अपर्चर देखिए, अपर्चर हो जाएगा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये अपर्चर है। ये कर्वेचर हो गया। और ये ग्रीन से जो हमने दिखाया ये अपर्चर है, ये अपर्चर, ये वाला पोर्शन क्या है, अपर्चर, ठीक है। तो कर्वेचर और अपर्चर आपको बात समझ में आ रही है। कर्वेचर क्या बताएगा, कर्वनेस। कर्वेचर क्या बताएगा, कर्वनेस। और अपर्चर क्या बताएगा, साइज ऑफ मिरर। अपर्चर क्या बताएगा, साइज ऑफ मिरर, मिरर के साइज को बताएगा अपर्चर। और कर्वेचर क्या बताएगा, कर्वनेस। कर्वेचर क्या बताएगा, कर्वनेस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर टेल्स यू, या रेडियस ऑफ कर्वेचर टेल्स अबाउट कर्वनेस ऑफ मिरर, कर्वनेस ऑफ मिरर। और एक चीज और देखिए, रेडियस
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कर्वनेस के। कर्वनेस के कहने का मतलब क्या है, ये अब बात ध्यान में रखिए। कहने का मतलब क्या, अगर किसी मिरर का रेडियस ज्यादा है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, तो उसका कर्वनेस क्या होगा? कम होगा। और अगर किसी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, उसका कर्वनेस क्या होगा? ज्यादा होगा। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एक मिरर मैं यहां पर लूं, ठीक है, एक मिरर मैं यहां पर लेता हूं, ठीक है, और एक यहां मैंने लिया हुआ है। इस दो का देखिए, इसका R देखिए, इसको R1 और इसका मान लीजिए, ठीक है, इसका मान लेते हैं R2, ठीक है, R2। जितना कटिंग ये है उतना कटिंग यहां देख लीजिए, ठीक है। तो अब देखें अगर ध्यान से, रुक जाइए इसको और क्लियरली, ठीक है, इसको अगर देखें ध्यान से, तो इसका आपको रेडियस यहां पर R1 इसका ज्यादा होगा, ठीक है, देखिए इसका कर्वनेस ज्यादा होगा, R1 ग्रेटर देन R2, R1 बड़ा है, इस वजह से इसका कर्वनेस, इसके कर्वनेस को C1 मान लेते हैं और इसके कर्वनेस को C2 मान लेते हैं। तो R1 बड़ा है किससे? R2 से, इस वजह से C1 छोटा हो जाएगा किससे? C2 से। तो आप खुद समझिए कि जो जितना बड़ा गोला होता चला जाएगा, उसका कर्वनेस क्या होता चला जाएगा? छोटा होता चला जाएगा, ठीक है, एकदम। मतलब कि एक एज पर वो फ्लैट सा दिखेगा, लेकिन अगर उसके कर्वनेस को छोटा कर दे तो वो छोटा, एक मतलब कर्वनेस उसका साफ साफ दिखेगा। मतलब कि रेडियस अगर ज्यादा है तो कर्वनेस कम है, और अगर रेडियस कम है तो कर्वनेस ज्यादा है। तो इतने टॉपिक्स में, इतने देर में हम लोगों ने अभी क्या क्या समझा? हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर समझा, कनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर हम लोगों ने समझा, कन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर हम लोगों ने समझा कि वो कैसे बनाएंगे। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने समझा, उसके बाद पोल समझा, पोल समझने के बाद हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस समझा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ अपर्चर, और कर्वेचर और अपर्चर क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया। अब यहां पर बच रहा है क्या? तो फोकस। तो फोकस को हम लोग समझेंगे कि फोकस क्या है, ठीक है, व्हाट इज फोकस। तो इसे इरेज कर देता हूं और उम्मीद करते हैं कि इतने में कोई भी डाउट नहीं। अगर आपको इतू सा भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में टाइप करें अपने डाउट को, और इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर जरूर आपके डाउट के ऊपर वीडियो बनाकर आपके डाउट को आपके दिमाग से निकाल लूंगा मैं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए और जगह साफ कर लेते हैं ताकि फोकस पढ़ना हम लोगों को। फोकस, या फिर हम लोग इसको एक और चीज से जानते हैं, फोकल लेंथ। फोकस या फिर फोकल लेंथ। तो फोकस या फोकल लेंथ क्या है समझिए। जैसे यहां पर एक रेज और फोकल लेंथ का फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, क्या कितना होता है? R/2, F = R/2, ठीक है। देखते हैं कि ये फॉर्मूला R/2 कितना आता है या नहीं आता है, ठीक है। देखिए यहां पर एक मिरर ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने मिरर ले लिया, ठीक है। अब इस पर ये एक पोल हो गया इसका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने, इस प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहां से एक रे ऐसे आई, ठीक है, अब रे यहां से ऐसे आई, ठीक है, ये रे ऐसे आई, ठीक है। अब जब ये रे यहां से आई है तो आपको दिमाग में एक बात हमेशा याद रखनी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेज जाएगी वो नॉर्मल का काम करेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेज जाएगी वो नॉर्मल का काम करेगी। कैसे सर, आप कैसे कह सकते हैं? तो आइए मैं थोड़ा क्लेरिफिकेशन दे देता हूं। ये हमारा सेंटर ऑफ ये हमारा स्फीयर था, इस स्फीयर पर ये रेडियस है R। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर से अगर एक लाइन ड्रॉ करें जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टैंजेंट, तो आप देखें ये रेडियस इस टैंजेंट के कैसा होता है? नॉर्मल होता है। तो जो भी रेडियस होगा वो नॉर्मल होगा किसके? टैंजेंट के। तो जो भी रेडियस होगा वो क्या होगा? नॉर्मल। और ये क्या था? सेंटर ऑफ स्फीयर, इसे हमने क्या रखा था? सेंटर ऑफ स्फीयर। और इसी से इतना कटिंग करके हमने क्या निकाला था? कर्वेचर मिरर निकाला था। तो जो हमें यहां मिला था मिरर, और ये था सेंटर, ठीक है। तो यहां से जो रे, ये भी नॉर्मल है इस पर, यहां से जो रे जाएगी या ये जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे ये किस चीज का काम करेगी? लाइन ड्रॉ करेंगे वो किस चीज का काम करेगी? तो नॉर्मल का काम करेगी। तो याद रखें जो भी रे
जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की तरफ जाए वो नॉर्मल का काम करती है। कैसे नॉर्मल का काम करती है, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए अगर ध्यान से, तो ये जो रे है ये आई कितने डिग्री से आई है, थीटा डिग्री। चूंकि ये नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर नॉर्मल है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये यहां पर मिली, ये यहां पर मिली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये यहां से यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, ये यहां से यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। अब यहां पर एक काम क्या करना है, तो एक काम ये करना है कि इस एफ से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। इस एफ से यहां एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, इस एफ से यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसका नेमिंग कर देते हैं। ये सी है, ये एफ है, यहां पर नाम डाल देते हैं ए और इसका नाम डाल देते हैं डी। ठीक है, इसका नाम डाल देते हैं डी। अब ध्यान से देखें तो हम बात कर रहे हैं किस किस ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल सी एफ डी, इन ट्रायंगल सी एफ डी एंड कौन सा ट्रायंगल है, एफ डी ए, एंड ट्रायंगल एफ डी ए। किस किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, सी एफ डी और एफ डी ए। इस दो ट्रायंगल में देखें तो एंगल सी बराबर एंगल ए, क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, इच थीटा है। ठीक है, एंगल डी बराबर एंगल डी होगा क्योंकि इच क्या है, 90 डिग्री। ये भी 90 है और ये भी 90 है। उसके बाद अगर आप देखें तो एफ डी दोनों में क्या है, कॉमन है। एफ डी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो जब ये एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, यहां लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल सी एफ डी बराबर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ डी ए बाई एंगल साइड। देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा, मतलब साइड सब बराबर हो जाएंगे। तो सी डी किसके बराबर हो गया, डीए के बराबर। सी डी किसके बराबर हो गया, डीए के बराबर। जब सी डी डीए के बराबर है एंड आपको मालूम है कि सी ए क्या है, सी ए बराबर है आर। सी ए किसके बराबर है, आर। जो सीपी होगा, ये जो हमारा पोल था, ये जो पोल है, सॉरी ये जो पोल है, तो जो सीपी होगा वही सी ए होगा। ठीक है, जो सीपी होगा यहां पर हम लिख सकते हैं, आपके क्लेरिफिकेशन के लिए लिख सकते हैं, सीपी बराबर सी ए बराबर आर। जो सीपी है रेडियस ऑफ कर्वेचर वही सी ए है और वही क्या है, आर है। ये दोनों हमने बराबर कर दिया, जो सीपी है वही सी ए है, वो हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया आर के। तो अब देखें तो सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, सी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस डी ए, सी डी प्लस डी ए। और सी ए आपका क्या है, आर, और सी डी और डी ए क्या है। ठीक है, सी डी और डी ए क्या है, तो सी डी और डी ए क्या है, तो सी डी और डी ए आपस में इक्वल है। तो हम सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी को, सी डी और डी ए को भी क्या लिख सकते हैं, सी डी। तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, 2CD। ठीक है, आर बराबर क्या लिख सकते हैं, 2CD। और जब हम आर बराबर 2CD लिख सकते हैं तो आर बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, CD। तो CD हमने क्या ले लिया, CD बराबर क्या आ गया, आर बाई 2। अब जब r बाई 2 हम निकाल चुके हैं, ये r बाई 2, ये इतना आ गया r बाई 2, ये और ये भी आ गया r बाई 2, ये दोनों r बाई 2 आ गया। अब जब ये दोनों r बाई 2 आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, ठीक है, r बाई 2। तो अब हम निकालते हैं CF। हम क्या निकालेंगे, CF। तो CF क्या होगा, तो अब देखिए इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, CDF। इन ट्रायंगल CDF किस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, CDF में। जब हम CDF में काम करेंगे तो देखें ये एंगल है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें बेस और हाइपोटेनस निकालना है। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, B बाई H, और H यहां पर क्या है, CF। तो H बराबर B बाई cos थीटा। तो H बराबर B क्या है, H बाई B क्या है, R बाई 2,
r/2 और cos थीटा क्या होता है sec थीटा। तो h मतलब CF, तो CF के वैल्यू को हमने क्या निकाल दिया, CF बराबर r/2 sec थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा क्या था, ये पूरा CP को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे CP को लिख सकते हैं नाउ CP बराबर, CP को क्या लिख सकते हैं, CP बराबर लिख सकते हैं CF प्लस FP, CF प्लस FP। तो CP पूरा क्या है R और CF क्या लाया है r/2 sec थीटा, r/2 sec थीटा प्लस F और FP क्या है फोकल लेंथ। ये FP क्या है, इसी को हम लोग स्मॉल f से जानेंगे फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। तो FP बराबर F, तो F का फॉर्मूला क्या आ गया, R माइनस r/2 sec थीटा। अब आप कहेंगे सर ये कैसा फॉर्मूला आप ले आए। अच्छा, ये डेरिवेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए, क्लैरिटी आ जाए, एकदम समझने में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए यहां पर एक हमने मिरर लिया, उस मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उस मिरर का पोल है, हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, एक रे यहां से पैरेलल आई टकराई, तो नॉर्मल कहां से ड्रॉ करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो भी मिरर पर रेज जाएगी, जो भी लाइन जाएगी, वो सब नॉर्मल का काम करेगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितने भी रे, मिरर, जितने भी चीजें आप ड्रॉ कीजिए वो सब नॉर्मल का काम करेगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया, तो थीटा एंगल से आई तो थीटा एंगल बनाकर यहां इस पर मिली, ये इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और इस पॉइंट से पोल की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस, और फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, अब जब ये फोकस है, ये फोकल लेंथ है, तो हमें ये निकालना है। तो आपको मालूम है r/2, लेकिन r/2 नहीं आया, क्या आया, r माइनस r/2 sec थीटा। तो अब ये कैसे काम करेगा देखिए। अब हम यहां पर इसके आगे क्या कर रहे हैं, यहां से F से D पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, FD परपेंडिकुलर AC, उसके बाद दो ट्रायंगल मिला CFD और AFD। ठीक है, FDA, ये दो ट्रायंगल, इस दोनों में ये थीटा है तो ये भी थीटा। ये थीटा कैसे हुआ, तो ये थीटा इस वजह से ये भी थीटा हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उसके बाद DD, इसमें भी ये 90 डिग्री है, इसमें भी ये 90 डिग्री है। उसके बाद FD, ठीक है, FD, दोनों में FD कॉमन है, इस वजह से एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इस वजह से ये साइड CD और DA बराबर हो गया किससे, CPCT से, बराबर हो गया किससे, बाई CPCT। ठीक है, अब देखें ध्यान से, तो ये जो CP है, ये जो CP है और जो C है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब हम क्या करते हैं, इस CA को क्या लिखते हैं, CD प्लस DA, CA को लिख दिए CD प्लस DA। CA क्या है, तो R, CD और DA आपस में इक्वल है, CD और DA आपस में इक्वल है, तो CD को हमने CD ही लिख दिया, लेकिन DA और CD बराबर है तो DA के जगह हमने CD लिख दिया। CD 2CD, 2 को इधर भेज देंगे तो r/2 बराबर CD। तो इन ट्रायंगल, अब देखिए कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल CDF, इन ट्रायंगल CDF। CDF में अगर आप देखें तो हम लेते हैं cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस थीटा के लिए बेस कौन है, CD, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो H बराबर हो जाएगा B बाई cos थीटा। तो H यहां पर हो गया B, बेस कौन है यहां पर, तो बेस है CD का वैल्यू कितना है, r/2, तो r/2, और 1 बाई cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, तो हमने sec थीटा डाल दिया। और H क्या है यहां पर, हाइपोटेनस CF, तो CF हमने निकाल लिया r/2 sec थीटा। अब इस CP को देखें तो CF प्लस FP लिख दिया हमने। CP क्या है, R, CP क्या है, R, तो R डाल दिया। CF के जगह CF के जगह क्या डाल दिया, r/2 sec थीटा, और FP क्या है, फोकस और पोल के बीच की दूरी, फोकल लेंथ, F डाल दी, तो F बराबर आ गया R माइनस r/2 sec थीटा। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर ये तो गलत फॉर्मूला आ गया है शायद, क्योंकि हमने तो पढ़ा था F बराबर r/2। जी हाँ, ये पढ़ा था और वो भी सही है, लेकिन दोनों के एक कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है, देखिए, जब यहां पर रे, ये जो रे है, हमने कहा कि ये फोकस है, ये फोकस कब होगा, इसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देखिए, जब ये जो रे है, ये जो रे यहां से आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो प्लस पैराएक्सियल हो, तब ये पॉइंट क्या कहलाएगा, F कहलाएगा।
ठीक है, अब देखिए फोकस कब कहलाएगा, देखिए फिर से एक बार समझिए कि व्हेन एफ विल बी फोकस, एफ विल बी फोकस, एफ विल बी फोकस when rays are parallel to principal axis and paraxial। paraxial मतलब क्या होता है, paraxial कहने का मतलब paraxial means angle of incidence is very small, angle of incidence is very small, that is यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, थीटा, तो थीटा वेरी स्मॉल मतलब क्या, टेंस टू 0, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो अब एफ को फोकस कब कहेंगे, ठीक है, एफ को हम फोकस कब कहेंगे, एफ को फोकस कब कहेंगे, जब रेज क्या हो, पैरेलल हो और पैराएक्सियल हो। अगर रेज पैरेलल और पैराएक्सियल है, और पैराएक्सियल का मतलब क्या हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, बहुत छोटा, तब एफ को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो आप कहेगा कि सर चलिए ये बात मैं मान लेता हूं कि जब रेज पैरेलल हो और पैराएक्सियल हो तब हम एफ को फोकस कहेंगे, लेकिन अभी भी ये फॉर्मूला तो आया नहीं, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा जब थीटा बहुत छोटा हो, ठीक है, जब थीटा एक्स बहुत छोटा हो, तो उस केस में, ठीक है, जब थीटा बहुत छोटा होगा मतलब 10 लगभग कितना, बहुत छोटा मतलब 0 डिग्री, अगर हम बहुत छोटा 0 डिग्री ले ले, तो यहां अगर हम f बराबर डालें, f बराबर r माइनस r/2 और सेक 0 डिग्री डालें, तो सेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि सेक 0 डिग्री मतलब cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री 1 मतलब कि सेक 0 डिग्री भी 1, तो r माइनस r/2, तो r में से r/2 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, r/2। तो ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब रेज कैसी हो, रेज आर पैरेलल एंड पैराएक्सियल, रेज आर पैरेलल एंड पैराएक्सियल। ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब रेज कैसा हो, पैरेलल और पैराएक्सियल हो, तब f बराबर r/2। लेकिन अगर रेज ऐसी हो कि यहां आए और थीटा बहुत छोटा ना बनाए, तब हम क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे मार्जिनल रेज, तब हम क्या कहेंगे उसे, मार्जिनल रेज। जैसे देखिए यहां पर ये मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, और रे ऐसे आई, ऐसे, और ये, तो ये जो एंगल यहां बने इसको हम पैराएक्सियल नहीं कहेंगे, और इस केस में इसको क्या कहेंगे, मार्जिनल रेज, मार्जिनल रेज। तो फोकस और फोकल लेंथ क्या है, इसको फिर से मैं आपके दिमाग में एकदम बैठाना चाहता हूं, इस वजह से फिर से एक बार समझिए कि फोकस और फोकल लेंथ किसे कहेंगे, जब मिरर के पैरेलल, मिरर है और प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और पैराएक्सियल, पैराएक्सियल कहने का मतलब कि जब रे आए मिरर पर पड़े और बहुत छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाए, बहुत छोटा, और तब वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर मिले या ऐसा लगे कि मिले, दोनों चीज मिले, एक्चुअली में मिले या ऐसा लगे कि वहां पर मिल रही है, ठीक है, फिर से समझिए, ऐसा लगे एक्चुअली में उस पॉइंट पर आए, टकराए, और टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर जाकर एक्चुअली में मिले, या ऐसा लगे कि वहां पर मिल रही है, तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट क्या है, फोकस है, और उसका फॉर्मूला कितना होगा, r/2 होगा, और उस पॉइंट से पोल की दूरी को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। ये कंडीशन है फोकस और फोकल लेंथ का। लेकिन अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो लेकिन पैराएक्सियल ना हो, पैराएक्सियल ना हो मतलब थीटा 0 डिग्री ना बनाए, तो जब थीटा 0 डिग्री नहीं बनाएगा तो थीटा अलग अलग होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो जब डिग्री पर वैरी करेगा, थीटा अलग अलग वैरी करेगा, तो एफ अलग अलग होगा, तो हर रेज के लिए एफ का वैल्यू अलग अलग होगा। उस केस में जिस पॉइंट पर वो मिले प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसको हम फोकस या उससे वहां की दूरी को फोकल लेंथ नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रही है? फोकल लेंथ और फोकस कहने का एक ही कंडीशन है कि रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो और पैराएक्सियल हो।
अगर ऐसा नहीं है तो हर अलग अलग थीटा के लिए मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस का और रिफ्लेक्टेड रे का अलग अलग होगा। इस वजह से उस पॉइंट को हम ना तो फोकल लेंथ कहेंगे और ना ही फोकस कहेंगे। तो 1/2 कब यूज करना है? जब पैरेलल और पैरा एक्सियल हो। और ये कब यूज करना है? व्हेन थीटा इज लार्ज। व्हेन थीटा कहने का मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लार्ज। तो सर एक चीज और बताइए, जब रेज पे एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है तो आपने उसको पैरा एक्सियल रेज कह दिया, लेकिन अगर एंगल बड़ा है तो उस रेज को हम क्या कहेंगे? तो उस रेज को हम क्या कहेंगे? मार्जिनल रेज। क्या कहेंगे? मार्जिनल रेज। तो सीधा बात, मार्जिनल रेज के लिए ये फॉर्मूला, पैरा एक्सियल रेज के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, तो फोकस और फोकल लेंथ हमने समझ लिया। फोकस और फोकल लेंथ क्या है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि फोकस और फोकल लेंथ कब हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या काम करना है कि इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको एक क्लैरिफिकेशन, एक कंसेप्ट देता चलो कि ये तो डेरिवेशन हम समझ गए। अब मार्जिनल रेज और पैराएक्सियल रेज क्या है इसको थोड़ा समझ लेना है। ठीक है, मार्जिनल रेज क्या है और पैराएक्सियल क्या है। अब देखिए यहां पर मैंने कहा आपसे कि ये मिरर है, जैसे ये मान लीजिए ये मिरर है। ठीक है, ये मिरर है, यहां पर रेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेज ऐसे आई। ठीक है, और ये बहुत छोटा एंगल बनाकर यहां जाती है ये। ठीक है, बहुत छोटा एंगल बनाकर यहां पर ऐसे गई, तो ये इसका क्या हो गया? फोकस हो गया। ये फोकस हो गया एफ, और यहां से यहां फोकल लेंथ। ठीक है, इस रेज को क्या कहेंगे? पैराएक्सियल रेज। पैराएक्सियल रेज क्यों पैराएक्सियल है? क्योंकि थीटा क्या है? थीटा वेरी स्मॉल। थीटा क्या है? बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत छोटा है। लेकिन अगर मार्जिनल रेज क्या है? देखिए, ये अगर मिरर है, ठीक है, ये अगर मिरर है, ये पोल, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेज ऐसे आई, तो ये नॉर्मल। अब देखिए ये थीटा, फिर ये थीटा, तो इस रेज को हम लोग क्या कहेंगे? मार्जिनल रेज। इसको क्या कहेंगे? मार्जिनल रेज। बात समझ में आ रही है? इस वाले के लिए हम f का फॉर्मूला लगाएंगे, f बराबर r माइनस r/2 सेक थीटा। इस वाले के लिए हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे r/2। ये फोकस है, लेकिन इसमें इसको हम फोकस या यहां से यहां की दूरी को फोकल लेंथ नहीं कहेंगे, क्योंकि थीटा के अकॉर्डिंग ये पॉइंट चेंज होता जाएगा, इस वजह से ये फिक्स नहीं। ठीक है, अब मैंने आपके डिफिनेशन में अभी ये कहा था कि ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में मीट करे, या ऐसा लगेगा कि मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए ये कनकेव मिरर, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पैरेलल और पैराएक्सियल रेज ऐसे आई। ठीक है, और ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद यहां टकराई। ठीक है, तो ये इसका फोकस हो गया, क्योंकि यहां पर एक्चुअल पे मीट हो रही है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मिरर क्या हो? कनकेव के बजाय कन्वेक्स हो। कनकेव के बजाय क्या हो? कन्वेक्स हो। तब ये पोल, तो रेज ऐसे जाएगी। ठीक है, यहां पर तो देखिए इसमें अपीयर्स टू मीट। इसमें क्या है? इसमें हम क्या लिखेंगे? अपीयर्स टू मीट। ऐसा फील हो रहा है कि वो मिल रही है, लेकिन एक्चुअली में मिल नहीं रही है। यहां पर एक्चुअल मीट हो रहा है, एक्चुअल मीट। तो इस दोनों ही केस में इसको क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। और याद रखें, स्टार्टिंग में जो मैंने कहा था कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पैरेलल रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, इस वजह से इस मिरर को क्या कहा गया? कन्वर्जिंग। और ये पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर रहा है और छितरा रहा है, इस वजह से इस कन्वेक्स को क्या कहा गया? डाइवर्जिंग मिरर कहा गया। तो फोकल लेंथ और फोकस के ऊपर जो कंसेप्ट जो मैंने दिया है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब साथ में एक क्वेश्चन अगर बना ले तो बेहतरीन तरीके से और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए एक क्वेश्चन बनाया जा रहा है अभी, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं कि जैसे मान लीजिए कि एक यहां पर मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है पोल, एक रे यहां आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस से कितने ऊपर है, 3 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है, आती है और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रहा है, 5 दे रहा है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो सबसे पहले ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये समझ में आ गया कि एक रे 3 सेंटीमीटर पैरेलल, 3 सेंटीमीटर ऊपर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बताना है कि इसका फोकल लेंथ कितना है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले आप ये फॉर्मूला, बहुत लोग क्या करेंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 है, यहां डाल दो 5/2, 2.5। सर 2.5 इसका आंसर है। ये आपने गलत काम किया। क्या, क्यों गलत काम किया? इस वजह से गलत काम किया क्योंकि ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको एक चीज चेक करना है कि थीटा इज वेरी स्मॉल और थीटा इज लार्ज। ये आपको चेक करना है कि थीटा छोटा है या थीटा बड़ा है, ये आपको चेक करना है। अगर आप ये चेक करेंगे कि थीटा अगर बहुत छोटा है तो सीधे ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर आप चेक करेंगे कि और थीटा लार्ज आ गया तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप जो हम लोग करेंगे वो क्या है, स्टेप 1, चेक अबाउट थीटा। सबसे पहले हम किसके बारे में चेक करेंगे, थीटा के बारे में चेक करेंगे कि थीटा बड़ा है या छोटा है। अब देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस फिगर में यहां से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल में आपको पर हाइपोटेनस मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 3, हाइपोटेनस कितना है 5। तो साइन थीटा कितना होगा, कितना डिग्री होगा, 3/5। सोचिए 3/5 जल्दी, 5 मतलब कि साइन कितना डिग्री है, साइन 37 डिग्री का ये वैल्यू, मतलब थीटा बराबर कितना आ गया, 37 डिग्री। अब बताइए ये जो थीटा बराबर कितना है, 37 डिग्री। अब आप डिसाइड कीजिए कि 37 डिग्री इज वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। 37 डिग्री इज नॉट वेरी स्मॉल, इस वजह से इसका मतलब कि ये जो रेज है पैरेलल तो है लेकिन पारा एक्सियल नहीं है। पैरेलल तो है लेकिन पारा एक्सियल नहीं है, इस वजह से कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, F बराबर R/2 या F बराबर R-R/2 सेक थीटा। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपसे कहा जाए कि फोकल लेंथ बताइए, है ना, या वो डिस्टेंस बताइए जहां पर ये इंटरसेक्ट करे, उस पॉइंट से पोल की दूरी बताइए, ये यहां इंटरसेक्ट करेगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालने के लिए, ठीक है, दूरी निकालने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि थीटा बड़ा है या थीटा छोटा है। सबसे पहले आपको चेक करना है थीटा बड़ा है या थीटा छोटा। अगर थीटा बड़ा हुआ तो ये फॉर्मूला, अगर थीटा बहुत छोटा हुआ, वेरी स्मॉल, तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो यहां हमने सबसे पहले, ये क्वेश्चन था हमारे पास, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको चेक किया कि इसमें जो थीटा है वो पैराएक्सियल है या मार्जिनल है। तो हमने देखा कि थीटा कितना आया, 37 डिग्री। जब थीटा 37 डिग्री, इसका मतलब कि R/2 नहीं, पैराएक्सियल नहीं है, मार्जिनल है। तो F बराबर कितना हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा R-R/2 सेक थीटा। अब देखिए R/2, R कितना है 5, तो F निकाल लीजिए यहां पर 5 माइनस 5/2 इंटू सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा H/B। तो H यहां पर क्या है, H यहां पर है, ठीक है, H यहां पर है 5 और B यहां पर है, ये अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो आपको मिलेगा 4, ठीक है। तो ये हो गया 5/4। तो कितना आ गया, F बराबर आ गया, इसको सॉल्व कर देना है, 8 LCM 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 माइनस, ठीक है, सॉरी
8 5 जा 40 और ये हो जाएगा 25, तो आ गया आपका 15/8 सेंटीमीटर। ये आंसर है इसका। ठीक है, तो फोकल लेंथ या ये कहा जाए कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे वहां से पोल की दूरी बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सबसे पहले आपको थीटा चेक करना है कि थीटा कितना है। थीटा से मालूम करना है कि थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो पारा एक्सियल F बराबर r/2 लगा देना है। थीटा अगर आपका लार्ज आएगा तो r - r/2 सेक थीटा। तो सबसे पहले आपको थीटा चेक करना है इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस लेक्चर में अगर आपको इत्तुजाबी किसी भी पॉइंट पर अगर डाउट है तो उसी वक्त आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें अपने सारे डाउट को, और इंशाल्लाह मैं सारे डाउट के ऊपर आपका एक वीडियो बनाकर सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा और आपके दिमाग से उस कंफ्यूजन को निकाल कर आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज 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 अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर रिकमेंड करें, उन्हें कहें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाने के लिए जाविस फिजिक्स के चैनल को सब्सक्राइब करके। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।